जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, हम डिस्कस कर रहे थे इंड एएस 102, जिसमें आज अपन करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए इसे पहले अच्छे से रीड करते हैं। एट 1 जनवरी 2010 अंबानी लिमिटेड ग्रांट्स सीईओ एन ऑप्शन टू टेक आइदर कैश अमाउंट इक्विवेलेंट टू 800 शेयर्स और 990 शेयर्स। अंबानी लिमिटेड ने अपने सीईओ को दो ऑप्शन दिए। एक, या तो वो शेयर्स ले ले, इक्विटी शेयर्स ले ले, यानी कि ये वाला हो गया आपका ईसॉप ऑप्शन, या फिर इक्विटी शेयर्स के बेसिस पर वो कैश ले ले, यानी कि ये हो गया आपका सार। अब इक्विटी शेयर्स कितने दे रहा है वो 990 शेयर्स, और कैश कितना दे रहा है वो 800 शेयर्स के बेसिस पर, यानी कि सार हो गया आपका 800 शेयर्स। अब यहाँ पर आपको डाउट नहीं आना चाहिए कि जो सार में 800 शेयर्स क्यों दे रहे हैं और इक्विटी ऑप्शन में 990 शेयर्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ सेम कॉन्सेप्ट इन इलस्ट्रेशन नंबर 3, और वहां पर मैंने आपको ये बात भी बताया था कि जब बात आती है इक्विटी शेयर्स की और कैश की, तो ऑब्वियस सी बात है हर कोई कैश लेना ही पसंद करेगा। सीधी सी बात है कि नहीं। आपको मैं दो ऑप्शन दूँ कि इक्विटी शेयर्स लेना चाहते हो मेरी कंपनी के, या फिर आप कैश लेना चाहते हो, तो आप कहोगे भाई फटाफट कैश दे दो। ठीक है, तो हर कोई कैश लेना चाहेगा। इसीलिए इस ऑप्शन में थोड़ा सा एक बाइसनेस ना हो, हम सार में जो शेयर्स देते हैं, यानी कि जो शेयर्स के बेसिस पर कैश देते हैं, वो कम देते हैं, दैट इज 800, और जो इक्विटी शेयर वाला ऑप्शन होता है उसमें 900 शेयर 990 शेयर, यानी कि हमेशा ज़्यादा देते हैं ताकि लोग इक्विटी को भी थोड़ा सा देखें। अदरवाइज हो तो सीधे सीधे सार को ही देखेंगे। सोचो अगर दोनों 800 हो तो और कोई सार नहीं चूज कर लेगा। समझ में आ गई वाली बात? ये वाली बात मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में और अच्छे से बताई है, तो आप सीरीज वाइज ही फॉलो करना, ऐसे इधर उधर मत आ जाना कि कभी कोई इलस्ट्रेशन कर लिया या कभी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लिया। आप जैसे प्लेलिस्ट है उसी ऑर्डर में फॉलो करना। क्लियर? तो हमेशा यही डिफरेंस रहता है, इसलिए इक्विटी वाले ऑप्शन में जो शेयर्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और सार वाले में जो शेयर्स होते हैं वो कम होते हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। द मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 ईयर्स, यानी कि ये ऑप्शन लेने से पहले आपको कम से कम 2 ईयर्स कंपनी में रहना पड़ेगा। इसलिए ये क्या हो गया हमारा सर्विस कंडीशन, दैट इज वेस्टिंग पीरियड। एक और कंडीशन है, देखते हैं क्या। देयर इज अ कंडीशन टू कीप द शेयर्स फॉर 3 ईयर्स इफ शेयर्स आर ऑप्टेड। बोल रहे हैं आपको दो ऑप्शन मिले हैं कि आप ईसॉप भी ले सकते हो और सार भी ले सकते हो। अगर आपने कैश लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने ईसॉप लिया है, यानी कि आपने इक्विटी शेयर्स लिए हैं, तो वो हालकेल आपको बेचने ही नहीं है, कम से कम 3 साल तक अपने पास रखने हैं। ठीक है, कम से कम 3 साल तक अपने पास रखने हैं। हालकेल बेच दोगे तो भाई वो कैश वाला ही हो जाएगा सिस्टम, इसलिए कम से कम आपको 3 साल रखने चाहिए। ये आपकी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। क्लियर? आगे क्या गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर ऑल्टरनेटिव फेयर वैल्यू विद रेस्ट्रिक्शन। ये जो आपको फेयर वैल्यू दिखाई जा रही है, ये कौन सी वाली है? विद रेस्ट्रिक्शन। मुझे बताओ रेस्ट्रिक्शन किस में लगा है, ईसॉप में या सार में? वेरी गुड, सही बोला आपने, ईसॉप में। ईसॉप में ही रेस्ट्रिक्शन है कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स लिए तो वो आपको कम से कम 3 साल तक रखने पड़ेंगे, यही है आपकी रेस्ट्रिक्शन। तो जब आप ईसॉप कैलकुलेट करोगे ना, तब आपको जो फेयर वैल्यू यूज करना है वो यूज करना है 212। क्लियर? आगे ग्रांट डेट फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी, ये कौन सी है? विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाली, यानी कि ये फेयर वैल्यू किसके लिए यूज करनी है आपको? सार के लिए। क्लियर? आगे दे रखा है फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2010 की, यानी कि ईयर 1 के एंड की, और 31 दिसंबर 2011 यानी कि ईयर 2 के एंड की। 2 साल का ही वेस्टिंग पीरियड है, दोनों साल के ईयर एंड की आपको फेयर वैल्यू गिवन है। अच्छा, ये क्यों गिवन है? क्योंकि देखो ईसॉप के केस में तो हम ग्रांडेड वाला फेयर वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन सार के केस में हम कौन सा यूज करते हैं? जो हर एक बैलेंस शीट डेट पर अलग अलग होता है वही। ठीक है, तो वो एक बार 220 है, एक बार 232 है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम लेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन 2 में जब सार वाला टॉपिक कराया था तब भी आपको बताया था। आगे देखते हैं। द की मैनेजमेंट पर्सनल एक्सरसाइज इज कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2012। तो जो हमें डर था कि वो कैश लेंगे, तो ऑब्वियस ही बात है उन्होंने एट द एंड क्या लिया? कैश ही ऑप्शन लिया, यानी कि ईसॉप और सार में से उन्होंने
सार वाला चूज किया। क्लियर? इसी बात की आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है, यही सिंपल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 को भी आसान बनाते हैं। तो कॉपी पर लिखिए इंडियस 102 का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। अब इस तरीके का क्वेश्चन जहां पर आपको ईसॉप ऑप्शन प्लस सार का केस यानी कि कंबाइंड क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 अपना रहेगा अमाउंट ऑफ ईसॉप कंपोनेंट, यानी कि इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कि ईसॉप कंपोनेंट कितना रहेगा। और स्टेप नंबर 2 हमारा वही रहेगा जो क्वेश्चन की मेन रिक्वायरमेंट है, दैट इज जनरल एंट्रीज। क्लियर? तो सबसे पहले हम आते हैं स्टेप नंबर 1 पर। ईसॉप कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांटेड माइनस टोटल फेयर वैल्यू ऑफ सार एट ग्रांटेड। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ईसॉप के केस में कितने शेयर्स मिल रहे हैं, 990 शेयर्स, और ईसॉप की फेयर वैल्यू कितना है, रेस्ट्रिक्शन वाली देखनी है आपको, ठीक है, 212। ये मैंने आपको क्वेश्चन के टाइम पर भी बताया था, 212 यूज करनी है। तो 990 इंटू 212 करेंगे तो ये आ गया 209880। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करना है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ सार। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सार के केस में कितना ऑप्शंस मिल रहे हैं शेयर्स के, 800, एंड इसका फेयर वैल्यू विदाउट रेस्ट्रिक्शन वाला दैट इज 213। तो 800 इंटू 213 170 400। ये दोनों क्या आ गए, ईसॉप की फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड, सार की फेयर वैल्यू एट ग्रांटेड। इन दोनों को माइनस करेंगे 209, तो ये आ जाएगा आपका, तो ये कितना आ गया 39480। ये आ गया हमारा इक्विटी कंपोनेंट। क्लियर? तो हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पर आपको ये समझ में नहीं आया होगा ये हमने ईसॉप कंपोनेंट अलग से क्यों कैलकुलेट किया, जब ये भी तो ईसॉप ही है। ठीक है, ये हमने क्या किया, तो देखो ध्यान से सुनो कि सीईओ को 2 ऑप्शन मिले, वो ईसॉप भी ले सकता है, अगर ईसॉप लिया तो हमारा कितना बनेगा 209880, और वो सार भी ले सकता है, अगर उसने सार लिया तो कितना बनेगा 170 400। लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि अगर उसने ईसॉप लिया तो वो इक्विटी शेयर्स में अमाउंट जाएगा, लेकिन अगर उसने सार लिया तो उसमें कैश जाएगा। क्या जाएगा बोलो, कैश जाएगा। और कैश देना, फ्यूचर में कैश देना, 2 साल बाद वो कैश अगर लेता है तो उसका मतलब हमारी लाइबिलिटी बनती है कि नहीं। ठीक है, ले तो वो दोनों में से कुछ भी सकता है, इक्विटी शेयर्स भी ले सकता है, कैश भी ले सकता है, लेकिन हमारा कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट हमेशा क्या बोलता है, क्या वर्स्ट केस देखो, वर्स्ट केस यही रहेगा कि वो कैश ले लेगा। अगर वो कैश ले लेता है तो हमें आज से ही लाइबिलिटी बनाकर चलनी पड़ेगी। इसलिए हम क्या करते हैं, 170 400 की क्या बनाने थे, लाइबिलिटी, और उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट अपन ने निकाल लिया 39480, इसको हम डाल देते हैं एसबीपी रिजर्व में, इसको हम डाल देते हैं एसबीपी रिजर्व में। तो अब अगर उसने कैश लिया तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी ऑलरेडी क्रिएटेड है। और अगर उसने ईसॉप भी लिया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो लाइबिलिटी हमने पैसा डाला है, इससे हम इक्विटी शेयर्स का वो कर देंगे, और बाकी बचा जो अमाउंट एसबीपी रिजर्व वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, तो अगर उसने 170 400 का कैश लिया है तो हम लाइबिलिटी में से निकाल देंगे, और अगर उसने ईसॉप लिया है तो ईसॉप कितना है टोटल 209880। तो ये इसका 2 अमाउंट निकल आएगा, एक लाइबिलिटी से निकाल लेंगे और एक एसबीपी रिजर्व से निकाल लेंगे। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी समझाया था कि हम ऐसे जो छोटा सा अमाउंट अलग से कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने कैश लिया तो हमें दिक्कत आ जाएगी, इसलिए हम पूरा अमाउंट रिजर्व में नहीं डालता। अगर उन्होंने कैश लिया इसके लिए हम लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं। और बात आई कि अगर उसने ऑप्शंस लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइबिलिटी से अमाउंट रिजर्व में डाल देंगे, वहां से पैसा दे देंगे, और बाकी का एसबीपी रिजर्व में है ही है, जो बाकी का इक्विटी का ऑप्शन बचा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये वाली चीज, नहीं आ रही है तो भाई ये रट लो, और कुछ नहीं होगा, मैं तो 3 बार समझा चुकी हूँ, और ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी समझाया था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है तो ये वाली बात रट लो आप, कि आपको ईसॉप कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ईसॉप एट ग्रांटेड माइनस टोटल वैल्यू ऑफ सार एट ग्रांटेड। ठीक है, तो ये वाला अमाउंट हम डालेंगे रिजर्व में, और ये वाला अमाउंट हम डालेंगे लाइबिलिटी में। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं
स्टेप नंबर 2 दैट इज जनरल एंट्रीज। अब जनरल एंट्रीज जो इंस्टीट्यूट ने बनाई है वो दोनों की कंबाइंड बनाई है, यानी कि इक्विटी वालों की और सार की, लेकिन यहाँ मैंने बाइफरगेट करके रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी आए। ठीक है, बाकी आपको एक बार क्लैरिटी आ गई तो कंबाइन तो आप भी कर सकते हो, एंट्री कंबाइन करने में इतनी दिक्कत तो आती नहीं है। ठीक, तो इस तरीके से हम करेंगे, यानी कि इक्विटी वाले का अलग फॉर्मेट बनाया है मैंने, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, सार वाले का अलग अमाउंट फॉर्मेट क्रिएट किया है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 2 जनरल एंट्री। पर मैंने आपको हर क्वेश्चन में बोला है कि जनरल एंट्रीज बनाने से पहले उसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेना चाहिए वर्किंग नोट में। तो चलिए पहले हम चलते हैं वर्किंग नोट की तरफ। हरे पेन से वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज ईच ईयर। हर बार यही वर्किंग नोट बनाते हैं हम, और इस वर्किंग नोट का जो हमारा मैजिक फॉर्मूला है वो भी हमेशा सेम रहता है। क्या है वो, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द कंडीशन एट ईच ईयर इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन। ये किस में रहेगा, जब ईसॉप वाला केस होगा, और नंबर ऑफ सार्स पर एम्प्लॉय जब सार का केस होगा। तो ये ईसॉप का, ये सार का, इनटू फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। ये किसके लिए, ईसॉप के लिए, क्योंकि ईसॉप में ग्रांट डेट वाली ही फेयर वैल्यू लेते हैं। ठीक है, लेकिन सार के केस में कौन सी लेते हैं, एट ईच बैलेंस शीट डेट। ठीक है, तो सार में लेंगे हम हर बैलेंस शीट डेट की अलग। डिवाइड कर देंगे वेस्टिंग पीरियड से, जो कि था 2 साल, कम से कम आपको 2 साल काम करना है तभी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। इनटू कर देंगे वेस्टिंग पीरियड कंप्लीटेड टिल डेट। ठीक है, ये हमेशा फॉर्मूला यही लगाते हैं अपन। उसके बाद अगर कुछ हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया एक्सपेंस तो उसे माइनस करते हैं, हमेशा यही करते हैं ना, सेम फॉर्मूला लगाया है। अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करने के लिए अगेन मैंने इक्विटी के लिए अलग बनाया है और सार के लिए अलग, ताकि आपको एकदम और अच्छे से क्लैरिटी हो। और क्यों करती हूँ मैं इतना बाइफर्केशन, आपके लिए, बस आपके लिए। ठीक है, अब एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है हमें 2 सालों में। तो पहले हम देखते हैं 31 दिसंबर 2010, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड में। तो ईसॉप का हम ऑलरेडी कंपोनेंट कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमें कितना रिजर्व में डालना है, 39480। कितना डालना है, 39480। और साल कितने हो गए, 2। अभी तक कितना कंप्लीट हुआ है, 1। तो यहाँ हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 19740। ठीक, अगेन ईसॉप का टोटल अमाउंट कितना रिजर्व में डालना है, 39480। टोटल कितने साल हो गए, 2, और वेस्टिंग पीरियड 2। तो ये आ जाएगा 39480। क्या हम पहले कुछ एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में हमने 19740 किया था, तो 19740 ये हम माइनस कर देंगे, 1970 आ गया। ठीक है, एकदम सेम इसलिए आया है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में कोई चेंज नहीं है भाई, एक ही सीईओ है। ठीक है, और जो ईसॉप के केस में होता है वो फेयर वैल्यू हमेशा कौन सी लेते हैं, ग्रांटेड वाली, तो कभी चेंज आएगा ही नहीं, इसलिए दोनों में सेम आया है। ठीक है, बाकी सार के केस में आपको सब कुछ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो यहाँ पर जो हम फेयर वैल्यू लेते हैं वो बैलेंस शीट डेट वाली लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, एक ही है, वो सीईओ को दे रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, सार के केस में शेयर्स कितने हैं, 800 शेयर। फेयर वैल्यू 31 दिसंबर 2010 को कितनी है, 220। वेस्टिंग पीरियड कितना है, 2। अभी तक कितना कंप्लीट हो गया, 1। तो 800 इंटू 220 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 88,000। ठीक है, फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस रिकॉग्निशन आ गया इन द केस ऑफ सार। नेक्स्ट देखो, एम्प्लॉयज कितने, एक हमारा सीईओ। ऑप्शंस कितने मिल रहे हैं, 800 शेयर्स का। फेयर वैल्यू एट ईच बैलेंस शीट डेट, तो 31 दिसंबर 2011 की बैलेंस शीट डेट को कितना है, 232। डिवाइड करेंगे वेस्टिंग पीरियड से, कितने साल कंप्लीट हो गए, 2। 800 इंटू 232, ये आ गया 185,600। लेकिन ये आया 2 सालों का, क्या हमने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है, जी हाँ, 88,000। उसको हम कर देंगे माइनस, ये आ गया 97,600। ये आया हमारा सेकेंड ईयर का, ये था हमारा फर्स्ट ईयर का, और ये था हमारा टोटल 2 ईयर्स, 2 सालों का टोटल था 185,600। ठीक है,
जिसमें से हमने फर्स्ट ईयर का माइनस कर दिया तो हमें सेकेंड ईयर का आ गया 97,600। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कितना करना है, इक्विटी के ऑप्शन में ये और सार के केस में ये। समझ में आ गया। अब वर्किंग नोट अगर आपको समझ में आ गया तो जनरल एंट्रीज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलो 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 ऊपर चलो, चलो चलो, एक सेकेंड, आ गए। अब देखो एंट्री हमारी क्या बनती थी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस डेबिट टू एसबीपी रिजर्व, ये किसमें बनती थी, इन केस ऑफ इक्विटी ऑप्शन। और हमारी सार की केस में क्या बनती थी, एसबी सॉरी, अरे क्या लिख दिया मैंने, सॉरी 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 सॉरी, क्या करा मैंने, घोर पाप भाई, घोर पाप। अरे डेबिट तो वही होगा ना, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, ठीक है, ये होगा। अब जो अमाउंट आएगा वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वर्किंग नोट से अमाउंट कितना आएगा, वर्किंग नोट में हमने पता किया था इक्विटी केस में 19,740 और इसमें 88,000, ठीक है। और ये कब का है, फर्स्ट ईयर एंड का है, दैट इज 31 दिसंबर 2010। नेक्स्ट आएंगे हम 31 दिसंबर 2011, सेकेंड ईयर के एंड में आएंगे। तो अगेन जो एंट्री होगी वो तो हमारी सेम ही रहेगी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, राइटिंग को बिल्कुल इग्नोर करना, एसबीपी रिजर्व, क्योंकि ये इक्विटी का है तो उसको हम डालेंगे एसबीपी रिजर्व में। अमाउंट हमें ऑलरेडी पता है वर्किंग नोट से 19,740। इधर आ जाइए, इधर क्या बनेगी, एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस, बस फर्क इतना आएगा टू एसबीपी लाइबिलिटी, क्योंकि ये कैश का है। यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट आएगा क्योंकि भाई फेयर वैल्यू चेंज हो जाती है तो अमाउंट डिफरेंट आएगा, 97,600, 97,600, क्लियर। अब बात करते हैं कब लिया है उन्होंने, 31 दिसंबर 2012 को। एक सेकंड मुझे चेक करने देना, 31 दिसंबर 2012 को इन्होंने क्या किया, शेयर्स ले लिए, सॉरी शेयर्स नहीं, इन्होंने क्या लिया था, कैश वाला ऑप्शन चूज किया था, कैश वाला, ठीक है। कैश वाला ऑप्शन चूज किया था तो हमारी तरफ से कैश बैंक में से चला जाएगा, कितना जाएगा, तो 2 ईयर्स का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, कितना आया था, याद है आपको, एक एम्प्लॉय था, 800 शेयर थे, फेयर वैल्यू था 232, यानी कि 185,600, कितना था, 185,600। ये चाहो तो आप इन दोनों का टोटल भी कर सकते हो, एसबीपी लाइबिलिटी का टोटल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक से पैसा चले जाएगा कितना, 185,600, और डेबिट क्या करेंगे, अपनी गुल्लक को, एसबीपी लाइबिलिटी, जो गुल्लक हमने बनाया था कि अगर ये कैश ले जाते हैं, और कैश के केस में गुल्लक का नाम क्या होता है, एसबीपी लाइबिलिटी, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो हमने लगा था वो कैश ले जाएंगे तो कैश के लिए हमने एसबीपी लाइबिलिटी की गुल्लक बनाई थी, और एट द एंड 31 दिसंबर 2012 को जब उन्होंने कैश लिया तो हमने कैश माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और जो गुल्लक थी उसको फोड़ दिया, यानी कि डेबिट कर दिया। अब बात आती है कि मैम हमने ये जो बनाया इसका क्या करें, और बात ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता इसका क्या करना है, और उन्होंने क्या किया, इसकी एंट्री ही पास नहीं करी, बल्कि गलत है, ये गुल्लक को भी हम फोड़ देंगे भाई, अब इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कैश ले लिया, इक्विटी वाला ऑप्शन लिया ही नहीं, तो इसको गुल्लक को भी हम फोड़ देंगे। गुल्लक में कितना था टोटल पैसा, 19,740, तो ये था 39,480, ठीक है। और ये डालेंगे कहाँ हम, ये इक्विटी के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाल देंगे, दैट इज रिटेन अर्निंग 39,480, ठीक है। ये वाली एंट्री जो मैंने आपको कराई है ये इंस्टीट्यूट करना भूल गया है, पर आपको करनी है ये एंट्री, ठीक है। जब 31 दिसंबर 2012 को उन्होंने लाइबिलिटी वाला ये चूज कर लिया है ऑप्शन,
तो सिंपल सी बात है, जो बाकी का आपने इक्विटी की गुल्लक बनाई है उसको आप फोड़ देनी है, अब कोई मतलब नहीं है, वो इक्विटी वाला ऑप्शन आप नहीं चूज कर सकते, तो अब आपको उसकी गुल्लक को फोड़ के वो अमाउंट जो है वो रिटेन अर्निंग में डाल देना है। ठीक है, ये वाली एंट्री उन्होंने नहीं कर रही है, पर आपको ये करनी है। समझ गई? इस बात पर मुझे कमेंट करना कि आपका जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है उसमें इन्होंने एंट्री करी, यानी कि वो क्वेश्चन क्या होता है बाद में ठीक कर देते हैं, धीरे 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 जैसे जैसे मटेरियल अपडेट होता है तो वो जो भी गलतियां होती हैं वो धीरे धीरे ठीक कर देते हैं। तो आपके पास जो लेटेस्ट मटेरियल है उसमें उन्होंने एंट्री ठीक करी कि नहीं करी, मुझे कमेंट में बता देना। बाकी ये इक्विटी और सार का कॉम्बो क्वेश्चन था, जिसको आपको टोटल 2 स्टेप में करना है, बस इतना आप याद रख लोगे, 2 स्टेप करना तो आपके लिए क्वेश्चन आसान बन जाएगा। बाकी पता नहीं क्यों लोगों को इतना कठिन लगता है। आप मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दे दीजिएगा और फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।